एक छोटे से गांव में मुकेश नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी और उसमें वो घर चलाने के लिए खेती किया करता था। उसके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसके पास जितना भी था वो उसमें संतुष्ट था। मुकेश के परिवार में उसकी पत्नी सीमा और उसका एक छोटा बेटा राजू था। अरे सीमा, अभी खाना बनने में कितना और समय लगेगा? तुम रोज देर कर देती हो। लोग अब तक खेतों पर पहुंच चुके होते हैं, मैं ही सबसे देर में पहुंचता हूँ। खेतों पर जल्दी जाकर भी ऐसा क्या पा लेते हो? मैं यहाँ चूल्हे में फूंक मार मार कर परेशान हूँ। मेरी मदद करने वाला भी यहाँ दूसरा और कोई नहीं है। खाना बनने में अभी 15 मिनट और लगेंगे। ये तो तुम्हारा रोज का रोना है। मुझे रोज देर हो जाती है। मैं गौशाला से बैल को लेकर आता हूँ। जब तक तुम खाना बनाकर तैयार रखना। मुकेश गौशाला से बैल को ले आता है जब तक सीमा ने उसका खाना तैयार कर दिया था। अपना खाना समय से खा लेना। काम पर लगने के बाद आप रोज खाना खाना भूल जाते हो, आज मत भूलना। जब मैं काम पर जाता हूँ तो तुम कितने अच्छे से मुझसे बात करती हो, लेकिन कभी कभी बिना बात के ही मुझ पर बहुत गुस्सा करती हो। बड़ा अजीब व्यवहार है तुम्हारा। मैं तुम्हारे इस व्यवहार को अभी तक समझ नहीं पाया। फिर मुकेश अपने बैल को लेकर खेतों के लिए निकल गया। खेतों में पहुंचकर मुकेश ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में चलते चलते अचानक से मुकेश का बैल थककर नीचे गिर गया। अरे मोती, क्या हुआ? फिर से थक गए तुम? अब तुम कर भी क्या सकते हो? तुम तो बहुत बूढ़े हो चुके हो। इसमें मेरी ही गलती है कि मैं तुमसे इतना काम करवाता हूँ। वैसे भी हम थोड़ी देर ही काम करेंगे, फिर हम घर चलेंगे। मैं कल ही 2 नए बैल खरीद लूंगा। बस आज और मेरा साथ दे दो, फिर कल से तुम आराम करना। इतना कहकर मुकेश अपने बैल को घर लेकर चला जाता है। घर पर पहुंचकर मुकेश बैल को बाहर बांध देता है और अंदर चला जाता है। सीमा, बैल को खाने के लिए चारा डाल दो और पीने के लिए पानी भी, और मेरे लिए खाना लगाओ। मैं अभी हाथ पैर धोकर आता हूँ। सारा दिन घर का काम करके और खाना बनाकर मैं थक गई हूँ। अब मुझ में और काम करने की ताकत नहीं बची है। अब आप खुद ही अपना खाना ले लो और बैल को खुद ही चारा पानी डाल दो। मेरा कहा तो तुम कभी सुनती ही नहीं। चलो तुम मुझे खाना परोसो, फिर जो करना है वो करो। मुकेश ने खाना खाया और बैल को चारा पानी डाल दिया। रात होने पर कल मुझे दूसरे गांव जाना है नए बैल खरीदने के लिए। पता नहीं नए बैल खरीदने में कितने का खर्चा आएगा। अरे हमारे पास ये बैल तो है, फिर नए बैल की क्या जरूरत है? पैसे बर्बाद मत करो। अभी राजू बड़ा हो रहा है, हमें उसे पढ़ाई के लिए बाहर भी भेजना है। अब अपना बैल बूढ़ा हो चुका है और बेचारा खेत में मेहनत नहीं कर पाता, तो अब अपने खेत में काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं 2 नए बैल खरीदने की सोच रहा हूँ। अभी जो मेरे पास पैसे हैं उनसे मैं बैल खरीद लेता हूँ और फिर बैलों से खेती करके राजू की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ लेंगे। आए बड़े, अगर ये बैल खेती के लिए नहीं है तो उसे खिलाने के लिए पैसे क्यों बर्बाद करते हो? आप इस बैल को बेच क्यों नहीं देते? सीमा, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? मोती इतने सालों से हमारे पास है और हमारे लिए बेचारे मोती ने कितना काम किया है। मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? हर कोई ऐसा ही करता है। अगर ये हमारे किसी काम का नहीं है तो इसे खिलाने में पैसे क्यों बर्बाद करना? इससे अच्छा तो इस बेच दो
आप इस पर पैसे बर्बाद मत करो। इसने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, फसल को शहर तक पहुंचने में हमारी सहायता की, और तुमने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि इसे बेच दो? क्या तुम्हें इस पर जरा सी भी दया नहीं आती? तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? आप मेरी बात सुनते ही कब हो? ये फालतू का खर्च है। लेकिन मुझे क्या, आपको जो अच्छा लगे वो करो। अब से मैं कुछ नहीं कहूंगी, करो अपनी मनमानी। मुझे पैसों की चिंता नहीं है। मोती ने मेरे साथ जी तोड़ मेहनत की है, अब ये मेरे मरने तक मेरे साथ ही रहेगा, तो मुझे अब तुम्हारे साथ झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। मुझे कल सुबह शहर जाना है। बेहतर यही है कि अब मैं सो जाऊं। मुझे भी आपसे झगड़ा करने में कोई मजा नहीं आता। वैसे भी आप अपने मन की ही करोगे। अगले दिन सुबह होते ही मुकेश नए बैल को खरीदने के लिए दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। अरे मुकेश, क्या हुआ आज तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ 2 जवान बैल लेने आया हूँ, क्या तुम्हारे पास है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 15 दिन पहले ही मैंने 2 जवान बैल खरीदे थे। एक किसान मुझे बेचकर गया था, बेचारे को पैसों की बहुत जरूरत थी। चलो वो मैं तुम्हें पहले बैल दिखा देता हूँ। फिर व्यापारी मुकेश को बैलों के पास ले जाता है। देखो मुकेश, ये रहे वो मेरे दोनों बैल। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इन्हें ले सकते हो। दोनों ही बहुत ताकतवर और जवान हैं। हाँ, ये दोनों बहुत मजबूत बैल है। मुझे ऐसे ही बैलों की जरूरत थी, लेकिन ये तो बहुत महंगे लगते हैं। इनकी कीमत क्या है? इनकी कीमत सिर्फ 20,000 रुपए है। हे राम, इनकी इतनी कीमत, क्या कुछ कम नहीं हो सकते? देखो मुकेश भाई, मैं इन्हें 10,000 रुपए में लेकर आया था। एक बैल की कीमत 10,000 रुपए है, और मैं इन्हें 15 दिनों से चारा खिला रहा हूं। और तुम्हें तो पता ही है कि जवान बैल खाते भी बहुत है। अब इनके ऊपर जो मेरा खर्चा हुआ है वो तुम मुझे इसकी कीमत में जोड़ना ही पड़ेगा ना। वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम्हें इनके सिर्फ 15,000 रुपए ही दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है। चलो ठीक है मुकेश, मैं तुम्हें ये दोनों बैल 15,000 रुपए में ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ। तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन खेती तो बारिश पर निर्भर है ना। पिछले साल की तरह अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो तुम्हारे लिए ही नुकसान का सौदा होगा। तुम बैलों के लिए इतनी रकम क्यों खर्च कर रहे हो? तुम्हारे पास एक बैल पहले से भी तो है। तुम इतने बैलों को एक साथ कैसे खिलाओगे? इसमें तो बहुत पैसे खर्च होंगे। भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। गांव के सभी किसान भी इसी बात से बहुत परेशान हैं। लेकिन मेरे खेत के पास से एक नहर जाती है। वो नहर हमारे गांव के जमींदार सेठ हीरालाल जी की है, तो मैं उन्हें कुछ पैसे देकर अपने खेत में थोड़ा पानी ले लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर मुकेश व्यापारी से बैल खरीदकर अपने घर के लिए निकल जाता है। सीमा, ये देखो मैं 2 नए बैल खरीद कर ले आया हूँ। देखो और बताओ कैसे लगे। अरे क्या बात है, ये दोनों बैल तो काफी ताकतवर नजर आते हैं। लगता है काफी महंगी होंगे। वैसे क्या कीमत दी आपने इन दोनों बैलों की? बात तो सही की तुमने। ये बैल जवान और ताकतवर है, इसीलिए मुझे इनके लिए मेरी सारी जमा पूंजी देनी पड़ी। लेकिन ये हमारी खेती और हमारे आने जाने के लिए काफी लंबे समय तक काम आएंगे। आप जिस व्यापारी से इन बैलों को खरीद कर लाए हो, उसी व्यापारी से अपने पुराने बैल को बेचने की बात कर लो। तुम अपनी फालतू की बातें करना बंद करो। जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मेरा बैल मेरे साथ ही रहेगा। आगे से तुम इसके बारे में कुछ नहीं बोलोगी।
ठीक है, लेकिन अपने सारे पैसे तो इन बैलों को खरीदने में ही खर्च हो गए। अब आप खेत के लिए बीज कैसे लेकर आओगे? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? और अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं आज ही अपने गांव के सरपंच सेठ हीरालाल से कुछ पैसे उधार ले लूंगा। उन पैसों से मैं बीज ले आऊंगा और गांव के जमींदार को थोड़े पैसे देकर उनसे थोड़ा खेत के लिए पानी ले लूंगा। अगले दिन सुबह होते ही मुकेश सेठ हीरालाल के घर चला जाता है। सेठ जी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं इस बार की खेती करके आपके पैसे लौटा दूंगा। मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने उन पैसों से 2 नए बैल खरीद लिए हैं। अब मुझे बीज लेने के लिए और पानी के लिए पैसे चाहिए। मैं पानी के लिए जमींदार जी को कुछ पैसे दे दूंगा और उनसे अपने खेत के लिए थोड़ा पानी ले लूंगा। मुकेश, तुम अपनी औकात से ज्यादा बात कर रहे हो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें अपने दोनों बैल मेरे पास गिरवी रखने होंगे। ठीक है सेठ जी, मैं खेतों में बीज डालने के बाद आपको अपने दोनों बैल दे जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मुकेश तुम शाम होने से पहले मुझे अपने दोनों बैल दे जाना, नहीं तो मेरे नौकर तुम्हारे घर आएंगे, फिर मुझसे मत कहना। ठीक है सेठ जी। मुकेश के पास बैलों को देने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मुकेश बैल को देने के लिए तैयार हो जाता है और सेठ से पैसे लेकर वहां से अपने घर के लिए चला जाता है। फिर अगले दिन मुकेश खेतों में पूरा जी जान लगाकर कड़ी मेहनत से काम करता है। तभी कुछ ही देर में शाम हो जाती है। सुनो, आज तुम्हें नए सेठ जी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें जल्दी ही वहां से छुड़वा लूंगा। जैसे ही मेरी फसल तैयार होगी तो मैं फसल को भेजकर सेठ जी को पैसे दे दूंगा और तुमको वापस अपने पास ले आऊंगा। इतना कहकर मुकेश खेतों से बैलों को लेकर सीधे सेठ हीरालाल के घर चला जाता है और हीरालाल को दोनों बैल देकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और मुकेश की फसल तैयार हो जाती है। चलो, आखिरकार मेरी फसल तैयार हो ही गई। अब मैं कल ही फसल को काटकर बेच आऊंगा और अपने बैलों को छुड़ा दूंगा। इतना कहकर मुकेश अपने घर चला जाता है। उधर ये बात सेठ हीरालाल को उसका नौकर बता देता है। अगर कल मुकेश ने अपनी फसल काट ली तो वो मुझे पैसे दे देगा और अपने बैल ले जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मुझे पैसे ना दे पाए और मैं उसके दोनों बैल हड़प लूं और कर्ज का बोझ डालकर उसके खेतों की जमीन भी हड़प लूं। सेठ जी, अगर हम कल मुकेश के खेतों में आग लगा दें तो वो कल फसल बेच ही नहीं पाएगा, ना रहे कि उसकी फसल ना होंगे उसके पास पैसे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें ये काम आज रात ही करना होगा। फिर रात होते ही सेठ हीरालाल और उसका नौकर दोनों ही आग लेकर मुकेश के खेतों में चले जाते हैं और कुछ ही देर में मुकेश की सारी फसलों में आग लगा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर जब मुकेश अपने खेतों पर पहुंचा तो वहां की हालत देखकर मुकेश के होश उड़ जाते हैं। हे राम, ये कैसे हो गया? मैंने कितनी मेहनत से अपनी फसल उगाई थी, अब मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। तभी योजना के अनुसार वहां पर सेठ हीरालाल आ जाता है। क्या हुआ मुकेश?
तेरे खेतों में आग कैसे लग गई? पता नहीं सेठ जी, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने आपसे जो भी पैसे लिए थे उन सारे पैसों को इसी खेती में लगा दिया था। सोचा था कि फसल बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा और अपनी बैलों को वापस ले लूंगा। अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। मुकेश, वो सब मुझे नहीं पता। मुझे तो बस अपने पैसे चाहिए। अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो अपने बैलों को भूल जाना। इतना बोलकर अकड़ में सेठ हीरालाल वहां से चला जाता है। देखा सेठ जी, अपनी योजना काम कर गई। हमने मुकेश के दोनों बैल हड़प लिए। हाँ, तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी मुझे मुकेश के खेतों की जमीन भी चाहिए, क्योंकि उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है। उसके लिए भी कोई योजना बनाओ, जल्द से जल्द। अरे सेठ जी, क्यों चिंता करते हो आप? जैसे हमने मुकेश के खेतों में आग लगाई है, वैसे ही हम उसके घर में आग लगा देंगे। फिर उसी रात जब मुकेश अपने घर में सो रहा था, तभी सेठ हीरालाल और उसका नौकर आग लेकर मुकेश के घर आ जाते हैं और मौका पाकर उसके घर में भी आग लगा देते हैं और वहां से भागकर चले जाते हैं। थोड़े ही देर में पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग खड़े होकर मुकेश के घर को जलते हुए देख रहे थे, लेकिन तभी राजू के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी भीड़ में खड़ा बिरजू हिम्मत करके घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाकर वो देखता है कि मुकेश और उसकी पत्नी तो आग में जलकर मर चुके हैं, लेकिन राजू अभी भी जिंदा है। बिरजू राजू को वहां निकाल ले आता है। उधर सेठ हीरालाल ने मुकेश की जली हुई झोपड़ी में भी अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन बिरजू राजू को लेकर शहर में चला गया था। चाचा, मेरे आंखों के सामने ही मेरे माता पिता आग में जलकर मर गए। मैं जानता हूं राजू बेटा, अगर मैं तुम्हें शहर लेकर नहीं आता तो सेठ तुम्हें भी नहीं छोड़ता। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे माता पिता को सेठ हीरालाल ने ही मारा है। तुम गुस्से की आग को कभी बुझने मत देना और बड़े होकर उससे बदला जरूर लेना। और सेठ हीरालाल ने सारे गांव वालों की जमीन भी हड़प ली है। बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं तुम्हें पढ़ लिख कर एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा, जिससे तुम अपने गांव जाकर सेठ हीरालाल से बदला ले पाओगे। बिरजू की बात सुनकर राजू रोने लगा और उसी दिन से जी जान लगाकर पढ़ाई करने लगा, ताकि वो पुलिस बन सके और सेठ हीरालाल को सजा दे सके। ऐसे ही कुछ साल बीत जाती हैं। राजू भी पढ़ लिख कर एक बड़ा पुलिस वाला बन गया था। चाचा, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किए हैं वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं आज ही अपने गांव जाऊंगा और सेठ हीरालाल को नहीं छोड़ूंगा। हाँ राजू बेटा, जल्दी जाओ अपने गांव और सेठ हीरालाल को कड़ी से कड़ी सजा देना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर राजू सीधे सेठ हीरालाल के घर जाता है और उसे और उसके नौकर को गिरफ्तार करके थाने ले आता है और उन दोनों को लाठी से मार मार कर सारी सच्चाई उगलवा लेता है और अगले दिन सभी गांव वालों को उनकी ज़मीन वापस लौटा देता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जो जैसा करता है भगवान भी उसे वैसी ही सज़ा देते हैं।